हाँ, तो अंकित जी का सवाल है मैम कि रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। ही वांट टू आस्क कि रूरल बैकग्राउंड से क्या बच्चे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम? जी डेफिनेटली, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज या सिटी में रहते हुए कैंडिडेट्स हों। सो दोनों ही जगह के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर क्लियरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अभी रिसेंटली अराउंड अ वीक और 10 days बैक द सिविल सर्विसेज फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019 का डिक्लेयर हुआ। उसमें हमने यस मैम। देखा कि किस तरीके से रूरल बैकग्राउंड के बच्चे उन्होंने क्वालिफाई किया। इनफैक्ट जो रैंक 1 है, टॉपर है इस बार के सिविल सर्विस एग्जाम के यस मैम। 2019 के, ही इज़ प्रदीप सिंह। ही इज़ फ्रॉम सोनीपत हरियाणा एंड उनके यस मैम। फादर फार्मर हैं। तो ही बिलोंग्स टू अ वेरी एवरेज फैमिली एंड डिस्पाइट all the kinds of odds which he or she which he in fact had to face, he made it a point that he cleared civil services and he got rank 1। तो ये इतना एक अचीवमेंट उन्होंने करके दिखाया। तो आई थिंक दिस इज़ एन इंस्पिरेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए कि चाहे वो शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो। ऑफ कोर्स मैं ये बात समझती हूँ कि जो गांव में बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए रहता है कि शायद जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल है उसकी लिमिटेशन रहती है, या उनको कई बार ये भी लगता है कि कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते या कोचिंग अच्छी नहीं है। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन में तो इतना ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, देर आर सो मैनी गुड थिंग्स मतलब हमारे लिए अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्पेशली अभी कोविड-19 की बात करें, कोविड पेंडेमिक की बात करें, तो कोविड पेंडेमिक में तो एक्चुअली देर आर वेरियस थिंग्स विच इट हैज़ हमें सिखाया है कि हमें घर में रह के डेडिकेशन से कैसे हमें काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारा हमें कोविड-19 ने सिखाया। और ये जो टाइम अवेलेबल है इसको हम सब अच्छे से यूटिलाइज करें। आई थिंक दैट वुड बी अप्रोप्रिएट एट दिस मोमेंट। यस। ओके मैम, इस सवाल के साथ तनिष्का पांडे जी का सवाल था कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है अगर हम यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? तो क्या क्वेश्चन कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है? नहीं, आई थिंक कोचिंग ये डिपेंड करता है कि आप आप किस तरीके से पढ़ाई करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो कोचिंग करना ना करना वो एक अपना पर्सनल डिसीजन है। बट ऑफ कोर्स मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप जो भी तरीका अपनाएं, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो चाहे ग्रुप स्टडी हो चाहे कोचिंग हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर इन द सेंस कि आपको वो समझ में आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर आप उसको मतलब आपको उतनी रिविजन्स करनी है कि यू आर एबल टू रिकॉल इट इन द पेपर और आप उसको अच्छे से वहाँ पे लिख पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करना। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर पूरी डिटर्मिनेशन से हार्ड वर्क किया जाए तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोचिंग लेके ही एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। कोचिंग के बिना भी एग्ज़ाम पास करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं ली थी। आई टुक वेरी सिलेक्टिव गाइडेंस, क्योंकि मुझे ओके। शुरुआत से कॉलेज के टाइम में भी मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, तो आई वॉज नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल इन स्टडिंग थ्रू कोचिंग क्लासेस। इसीलिए मैंने जो है कोचिंग बहुत ज़्यादा नहीं ली थी। बट येस ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है और जी जो भी आप लें एटलीस्ट उसमें रिपीटेड रिविजन्स का स्कोप हो, ये ज़रूर ध्यान में रखें। जी जी जी। अ, जी मैम, भवक जी का सवाल है कि मैम एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करना चाहिए या एनसीईआरटी नोट्स नेसेसरी है क्या? डेफिनेटली आई फील कि एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है। उसका रीज़न ये जी है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स से 12th तक, क्लास 6 से लेकर 12th तक जो एनसीईआरटी बुक्स में कई बेसिक नॉलेज होती है जो हमें समटाइम्स वी फील कि वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट इसलिए होती हैं कि स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से भी पूछे जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सिविक्स, पॉलिटी हो, या हमारी फॉर दैट मैटर इवन हिंदी और इंग्लिश। सो मतलब वी कैन नॉट इग्नोर एंड वो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए।
मेरा मानना ये है कि पढ़ने से अच्छा ही रहेगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। शिवम जी का सवाल है मैम कि करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम कहाँ से कवर करें? सी फ्रैंकली देखिए, मैंने एग्ज़ाम दिया था 2007-8 में। तो अब बहुत ज़्यादा समय गैप हो गया है, तो आई एम एक्चुअली नॉट फॉलोइंग कि अभी का जो पैटर्न, क्योंकि हमारे टाइम में जो पैटर्न था उसमें और अभी में बहुत चेंज हो गया है। पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब 1 ऑप्शनल है। और एप्टीट्यूड नहीं था पहले, अब एप्टीट्यूड भी है प्रीलिम्स के अंदर। तो अब काफ़ी चेंज हो गया, और करंट अफेयर्स का भी मतलब जीएस के 4 पेपर हो गए इसके अंदर, मेंस के अंदर। तो अब करंट अफेयर्स और जीके के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उन दोनों के लिए ही करंट अफेयर्स के ऊपर एम्फोसाइज करना। आपके न्यूज़पेपर जैसे हिंदू पढ़ते हैं जनरली, हिंदू एंड एनी अदर इंग्लिश, या हिंदी डेली, दैनिक ट्रिब्यून भी देख सकते हैं, या हमारा हिंदुस्तान टाइम्स या नवभारत टाइम्स, जो भी आपको इजीली लगता है कि आपको समझ आ रहा है और आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ में जो हमारी मैगजीन्स हैं, तो मैगजीन्स जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, या योजना है, कुरुक्षेत्र है, जो कि गवर्नमेंट की मैगजीन्स है। योजना, कुरुक्षेत्र मिनिस्ट्री की मैगजीन्स है, एक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की है और एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। तो ये जो मैगजीन्स हैं, इनसे पढ़ें। और इस तरीके के और भी मटेरियल जब आप जब तैयारी करते हैं तो और ज़्यादा पता लगता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। एंड करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैम काफी सारे लोगों का सवाल है कि डिस्कस योर स्ट्रेटेजी यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। सो स्ट्रेटजी से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी इनफैक्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी। तो मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मैं सीएस कर रही थी और मैं ग्रेजुएशन कर रही थी फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और मुझे ऐसे लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर गिविंग योर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। बट क्योंकि मैं सीएस कर रही थी, तो मैंने जब फैमिली से डिस्कस किया, तो मेरे फादर ने पहले तो वो हेजिटेंट हुए, वो एप्रीहेंसिव हुए, क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता। देयर आर वेरियस थिंग्स विच डिटर्मिन योर सिलेक्शन। तो उसके बाद जब पापा ने, पेरेंट्स ने एग्री किया, तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आई हैव माई प्लान बी इन द सेंस कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो इस पर्पज़ से उन्होंने फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अपना प्रोफेशनल करियर बैकअप कीजिए। तो मैंने ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर सीएस कंप्लीट किया, और 2004 में फिर मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। तो 2004 में आई स्टार्टेड माय लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, और साथ ही साथ मैंने सीएस का पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट किया। तो ये अराउंड 3 इयर्स जो हैं, 2004 से 2007, ये तीनों चीज़ें चली। सिविल सर्विसेज की तैयारी, लॉ भी मैंने किया, एंड आई ऑल्सो वॉज वर्किंग एज पार्ट टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो मतलब ये सब जो है, क्योंकि मुझे मैनेज करना था ये सब चीज़ें। तो जो आपने स्ट्रैटेजी की बात की, तो स्ट्रैटेजी एक मिक्स होती है स्ट्रैटेजी, कि आपको कुछ, क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम जो है एटलीस्ट 1 ईयर लेता है, मतलब 1 ईयर इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस में लग जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू में। तो वो जो साइकिल है, तो आपको अपना टेम्पो मेंटेन करके रखना है। तो वो कैसे रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज दैट आई मतलब मैंने शुरुआत में प्री और मेंस की तैयारी एक साथ शुरू करी, क्योंकि काफ़ी टॉपिक सेम होते हैं। तो वो जो टॉपिक सेम है, उसकी प्री और मेंस की तैयारी साथ में करी। और जब उसके बाद में जब प्री टाइम आ जाता है, प्री का टाइम नज़दीक आता है, उसके 1-1.5 महीने पहले ओनली प्रीलिम्स की तैयारी मैंने की। तो इस तरीके से किया कि ताकि मैं रिपीटेड रिविजन्स कर पाऊँ। और उसके बाद में फिर जब ये हो गया, तो फिर मैंने मेंस पे फोकस किया, एंड देन ऑफ कोर्स इंटरव्यू। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
because the interview board asks your opinion on some issues. तो वो ओपिनियन जो है वो तभी आपको आप बोल पाएंगे जब आपको नॉलेज हो उस इशू के बारे में। तो ये इस तरीके से था। एंड आई थिंक कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, और वो हर कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए। वो एक दिन में कितने घंटे दे सकते हैं, और अगर उनके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग अपनी पढ़ाई के साथ भी करते हैं और काफ़ी लोग अपनी जॉब के साथ भी करते हैं, तो अगर इस तरीके से उनकी सिचुएशन है तो आप अपने लिमिटेड टाइम को कैसे डाइवर्ट वो करेंगे, भाग कैसे करेंगे, ये आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिए। ओके मैम। और मैम काफी सारे लोगों का सवाल है कि आपने ऑप्शनल क्या लिया था सिविल सर्विसेज टाइम पे, आपने ऑप्शन क्या लिया था और ऑप्शनल कैसे चूज करें हम कि क्या ऑप्शनल लेना है सब? मेरे टाइम में हमें मेंस में 2 ऑप्शनल लेने का चॉइस रहता था। तो मैंने 2 ऑप्शनल लिए, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओके कॉमर्स मैम। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं सीएस थी, मैं ग्रेजुएशन कॉमर्स में था मेरा, तो आई डिड कॉमर्स। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट ऐसे लगा कि मुझे बाद में भी हेल्प करेगा व्हेन आई क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, तो उसमें भी मुझे मदद ओके। करेगा, इसलिए मैंने कॉमर्स एंड पब एड लिया। और जहाँ तक अब ऑप्शनल लेने की बात है, अब मेंस में सिर्फ एक ही ऑप्शनल लेना होता है। और ओके। आई वुड रिकमेंड द कैंडिडेट्स कि जिसमें आपका कंफर्ट हो, कंफर्ट लेवल जिसमें हो, आप वो ऑप्शनल लीजिए। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग पैटर्न देखते हैं, स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं, कौन सा ऑप्शनल हाई स्कोरिंग है, कौन सा लो स्कोरिंग है, तो लो जी। स्कोरिंग वाला कोर्स कोई नहीं लेगा। और एक ये भी बात है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा सब्जेक्ट में है, एक ये भी एक चीज़ है जो हमें देखनी होती है। तो मीनिंग देयर बाय कि आपका कंफर्ट, आपका जो बैकग्राउंड है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हमें ध्यान देना होता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, उस तरीके से जो है आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए। बट मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी ऑप्शनल लेते हैं जिसमें उनका उन्होंने जैसे ग्रेजुएशन भी नहीं की, सपोज ग्रेजुएशन उनकी साइंस बैकग्राउंड में है, और वो साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी इस तरीके का सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिफ़िकल्ट होता होगा टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो मतलब इसमें आइडिया मेरा बोलने का यही है कि अगर आप उतना टाइम डिवोट कर सकते हैं ऑप्शनल की बेसिक्स तक जाके उसको सिविल सर्विसेज के लेवल तक अंडरस्टैंडिंग करने में, देन टेक दैट ऑप्शनल। अगर नहीं है तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी, प्लीज टेक दैट ऑप्शनल। हाँ, ओके। बेसिकली द इशू इज कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपके जो यस माइंड मैम। में है वो आप अच्छी तरह से लिख पाए एग्जाम में, तो वही ऑप्शनल का क्रक्स होना चाहिए। जी मैम, शिवी जी का क्वेश्चन है कि मैम प्लीज हिंदी मीडियम के लिए ऑप्शनल क्या बेस्ट है? सो काफी सारे तो क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड। मैंने जो पहले बात बोली कि चाहे हिंदी हम्म। मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, देखिए कोई एग्ज़ाम में जो भी स्कोरिंग होती है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं या हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर्स जो हैं, क्वेश्चन पेपर सेम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में ड्राफ्ट हो चाहे हिंदी मीडियम में ड्राफ्ट हो, हिंदी एग्जामिनेशन मीडियम। पेपर सेम है, जो स्कोरिंग होती है, जो चेकिंग होती है, वो भी सेम है। तो इसलिए आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है कि हिंदी मीडियम वालों को कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। माई आंसर वुड बी सेम। आपको जो भी ऑप्शनल में कंफर्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, आई वुड रिकमेंड आप वो लीजिए। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा कोई ऑप्शनल ले लें, किसी ने सजेस्ट कर दिया कि इसमें नंबर नहीं आते हैं, आप वो वाला ले लो, और उसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आई थिंक आपकी बहुत फाइट हो जाएगी उसको समझने में, उसको उस लेवल तक पहुंचाने में। और टाइम भी बहुत जी। ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि सिविल सर्विसेज में इतना वास्ट सिलेबस है, वन इज़ नॉट एबल यस टू मैम, गेट दैट मच टाइम। इतना वक्त भी नहीं होता है। और ये एक सिर्फ एक मिथ भरा है लोगों के, बच्चों के दिमाग में कि हिंदी में आप नहीं स्कोर कर सकते, इंग्लिश में कर सकते हो, जो कि नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। एवरी ईयर हर साल में कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के भी बहुत सिलेक्ट होते हैं, मेरे बैच में यस भी हुए मैम। थे। इवन इन टॉप 50 कैंडिडेट्स आते हैं, और इस बैच में भी, मतलब आई थिंक कि हर बैच में ही आते हैं। बट ऑफ कोर्स ये है कि अगर परसेंटेज देखें तो परसेंटेज थोड़ी कम ही है, क्योंकि
जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं इन हिंदी मीडियम, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, इसीलिए पास परसेंटेज कम है. सो द थिंग इज कि अगर हिंदी मीडियम वाले ये सोच के कि भाई हमें हिंदी में नंबर नहीं मिलेंगे, अगर वो इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो जो अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस कर पाते अच्छे तरीके से, वो एडवांटेज लूज कर रहे हैं एंड वो compete कर रहे हैं उन बच्चों से जिन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ही इंग्लिश मीडियम में की हो. तो आई थिंक ये करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है. जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वही मीडियम चूज कीजिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो. यस मैम, एकदम सही कहा आपने. मैम, काफी सारे बच्चों का सवाल था कि क्या सही टाइम है यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने की. काफी सारे जो बच्चे 10th में, उन्होंने भी सवाल किया था कि मैं अभी 10th पास किया, मैंने 11th के, कुछ कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्होंने भी पूछा कि क्या मुझे ग्रेजुएशन के साथ करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए. तो उनके लिए आपको क्या कहना है मैम? सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको फोकस्ड हार्डवर्क की जरूरत है. ठीक है, तो फोकस्ड हार्डवर्क चाहिए. एक साल कम से कम पहले जब आप एग्जाम आपने देना है, मई जून में अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है, इस साल आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी. तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप सपोज क्लास 10th वाला अगर कैंडिडेट सोच रहा है कि मैं अभी से तैयारी शुरू करूँ, तो आप देखिए कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन. तो आप ऑलरेडी 5 साल एग्जाम से पहले आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो. तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया. आप जो है आप क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और वो जो एक मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं लूज भी हो जाता है. तो इससे बेटर ये है कि जब आपने एग्जाम देना हो, मे बी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट, और अगर 10th से 11th से अगर करना ही है तो जस्ट स्टार्ट विद बेसिक्स. मतलब एनसीईआरटी का जो किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, तो आप स्कूल में रहते रहते एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं और बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी, ताकि आपको थोड़ा फ्लेयर डेवलप हो जाए. न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, मैगजीन पढ़नी शुरू कर दी, मतलब दिन में 1-2 घंटा आप डिवोट कीजिए फॉर डेवलपिंग दैट एक्यूमेन या उस तरीके का माइंडसेट. और दूसरी बात ये रहेगी कि क्योंकि सिविल सर्विसेज श्योर शॉट नहीं है, मैं ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक रियलिटी है जो हम सबको फेस करनी है जो भी एग्जाम लिख रहा है, कि इसमें 10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं एंड सिलेक्शन इज अराउंड 1000 एट द मैक्सिमम 1100-1200 सारी सर्विसेज मिला के. तो आप वो परसेंटेज देखिए, द परसेंटेज इज इन डेसिमल्स, बहुत कम है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन या से लेके आप सिविल सर्विस भी कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करोगे, तो ये सोचना भी ज़रूरी है कि आपका प्लान भी क्या है. प्लान भी क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं. और बहुत जल्दी शुरू करने से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. इट शुड बी ऑप्टिमम टाइमिंग सो दैट यू आर नॉट डिमोटिवेटेड, और आपको ये लगे कि हाँ आपके अंदर वो एंथुसियाज्म है, वो एनर्जी है टू क्रैक द एग्जामिनेशन. ओके, तो आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए और मिनिमम आप एक साल आपको चाहिए. तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बहुत पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दें. ओके, आकाश जी का क्वेश्चन है, मैम इकोनॉमिक ऑप्शन हिंदी मीडियम में सही है क्या? आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. थैंक यू. यस मैम. मैम, अदा जी का सवाल है, मैम क्या उर्दू मीडियम से कर सकते हैं? उर्दू मीडियम. उर्दू मीडियम इज इट, आई एम रिसेंटली नॉट अवेयर ऑफ कि उर्दू मीडियम में अलाउड है या नहीं है. आप प्लीज जो सिविल सर्विसेज की जो गाइडलाइंस है एग्जामिनेशन की, आई रिक्वेस्ट जो भी एस्पिरेंट्स हैं आप वो गाइडलाइंस ढंग से पढ़िए, rather than asking the question here, you please everybody should read the guidelines thoroughly. जो सिविल सर्विसेज की गाइडलाइन है उससे बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होती है. ठीक है, तो जितना भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, सबसे पहले तो आप गाइडलाइन अच्छे से पढ़िए. और दूसरी बात ये है कि अगर आपको एक आइडिया लेना है कि भाई ये आप कर पाओगे या नहीं, लास्ट 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देखिए. क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो ये जो 2 या 3 सालों के क्वेश्चन पेपर भी देखिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका किस तरीके का एक्यूमेंट डेवलप है, किस तरीके का एप्टीट्यूड डेवलप है, वेदर
यू आर कंफर्टेबल और नॉट, ठीक है। तो ये आप अपने जो है सिविल, जो यूपीएससी की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, वो देखिए, प्लस हैव अ लुक एट पास्ट 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर्स। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आई एम श्योर। ओके मैम, यशु जी का सवाल है मैम, देयर इज अ सेइंग दैट ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मोस्टली ऑप्शनल फॉर ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, सो टेल मी योर स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी। सो द क्वेश्चन हैज नो रेलेवेंस, यू नो, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्ट कर रहे हैं। So this is, I think this is an information which has been given to me by the viewer. Yes ma'am. The question is कि आंसर राइटिंग के लिए क्या है स्ट्रेटेजी। Writing. Yes आंसर ma'am. राइटिंग के लिए यू नो ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स तो पूरा ऑब्जेक्टिव है, तो यू जस्ट हैव टू 4 ऑप्शंस में से आपको टिक वो सर्कल करना होता है। तो दैट इज वेरी इजी, आई मीन आपको 4 ऑप्शन में से क्या बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। इफ व्हेन वी आर कमिंग टू मेंस, मेंस Yes, में आपको ये देखना है कि मेंस में यू नो आपका जो उसमें अभी क्या हो गया कि क्वेश्चन के साथ साथ देयर इज अ स्पेस, और क्वेश्चन के साथ साथ वर्ड्स भी लिखे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 20 वर्ड लिखने हैं, 50 वर्ड लिखने हैं, 100 वर्ड लिखने हैं, 300 वर्ड लिखने हैं। तो जो आपके पास जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर आपको उस इशू के बारे में मोस्ट रेलेवेंट चीजें लिखनी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि आप जब अपने नोट्स बना रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, तो जो ये पर्पस जो आपका रिवीजन के जो नोट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आपके पास कोई इशू अगर आ रहा है तो आप उसमें 20 वर्ड भी लिख पाओ और आप उसमें 300 से 500 वर्ड भी लिख पाओ, यू नो, इस तरीके का होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव अ बेसिक इन द माइंड, और बेसिक जो है उसके साथ साथ आप ये भी कीजिए उसमें, यू नो, मतलब उसको इलेबोरेट कैसे करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको जो आता है वो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जामिनेशन में। अदरवाइज क्या है कि कई बच्चे मैंने देखा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट वो जब बात मेंस की आती है तो उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता। उसका रीजन ये रहता है कि शायद वो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग नहीं कर पाए प्रॉपरली, या उस तरीके से जो उनके थॉट थे, जो उनकी नॉलेज थी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए एग्जाम पेपर में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिपीटेडली रिवाइज कीजिए, और आपके पास अपना शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और उसके बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से सवाल जवाब दें। ओके मैम, काफी सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करें यूपीएससी टाइम पे एग्जाम की प्रिपरेशन के पूरे दौरान, और कैसे टाइम मैनेज करें। You know, time management is very important. As I said कि you have, you know, 1 year in hand for the entire examination process. तो उसमें आपको, आप जब से शुरुआत कर रहे हैं तो पहले इट कैन बी अ मिक्स ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स। उसके बाद जैसे आप प्री के आसपास आएंगे तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, यू नो, 1 to 2 months पहले कि आपको प्री ही पढ़ना है, और फिर जब प्री दे दिया तो ऑफ कोर्स मेंस पे फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से एक दिन में आपको टाइम डिवाइड करना चाहिए बिटवीन, यू नो, जीएस या करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल। तो आप इस तरीके से जो भी आप सब्जेक्ट चूज किया है उसमें टाइम डिवाइड कीजिए। आई डोंट थिंक कि एक दिन पूरा सब्जेक्ट को देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं एंड रिपीटेड रिवीजन ज़रूरी है। तो आप अपना दिन जो है वो डिवाइड कीजिए बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स। 2 से 3 घंटे एक उसमें यू नो लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि हम जो ये कर रहे हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें रिपीटेड रिवीजन कैसे करेंगे। मतलब आपका मंथली शेड्यूल, आपका वीकली शेड्यूल, और वीकली शेड्यूल होने के बाद में आपका डेली शेड्यूल क्या रहेगा, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली मतलब आप कितने घंटे पढ़ेंगे, उन घंटों का बाइफर्केशन क्या होगा, दैट फोकस हैज़ टू कम, यू नो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। और जो आपने बात की मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन तो यू नो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, और एग्ज़ाम के पूरे टाइम में कई बार ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन आ जाती है, मुझे भी कई बार आई। तो उसमें यह है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो। यू कैन हैव सम हॉबी,
सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है, तो आप उस तरीके से डिसाइड करो कि आप फ्री टाइम थोड़ा सा निकाल के क्या करोगे। मीट योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, योगा करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज अच्छी लगती है, या बाहर वॉक करना अच्छा लगता है, जो भी मीडियम है थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे अंदर जाएगी भी नहीं बेसिकली। जी वी वोंट बी एबल टू रजिस्टर व्हाट वी आर रीडिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने माइंड को फोकस रखें और साथ ही साथ रिलैक्स रखें, ताकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें अच्छी तरह से हम उसको ग्रैस्प कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस यस मैम So whatever hobby you are having, there is no harm in devoting some time. Like at that time, I actually I like music, तो मैं म्यूजिक बहुत सुनती थी उस टाइम में, एंड मैं रात को पढ़ाई करती थी ज़्यादा, तो FM रेडियो और वो सब मैं काफ़ी सुनती थी अपने टाइम में ना। तो ये सबके जी अपना इंडिविजुअल डिसीजन है कि खुद को कैसे पॉजिटिव और खुश रखना है। हाँ। ओके मैम, साक्षी उपाध्याय जी का सवाल है कि मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट, सॉरी In पर्सनालिटी so personality test और interview is the final stage, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसमें देर इज़ अ इंटरव्यू बोर्ड पैनल कंसिस्टिंग ऑफ 5 वेरी सीनियर पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ, वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड्स, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। तो उसमें एक तो चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर्स और इन सब जीके के बारे में पता होना चाहिए, अपने ऑप्शनल का पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे आपके खुद के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आप किस जगह से आते हैं, किस सिटी से आते हैं, उस सब का आपको नॉलेज बेसिक पता होना चाहिए। उसमें उससे रिलेटेड कोई रिसेंट अगर कोई इशू चल रहा हो उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना है। और साथ ही साथ फिर जो है इंटरव्यू बोर्ड में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो एक कैंडिडेट की ओरिएंटेशन को देखते हैं कि ये कैंडिडेट जो है ये क्या भारत में किसी भी कोने में किसी भी सर्विस में इनको अपॉइंट किया जाए तो क्या ये काम करने में सक्षम हैं और काम करना चाहते हैं उतनी मेहनत से, उतनी लगन से। तो ये वो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो करता है डिस्कस। और मैं अपने बोर्ड के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे इंटरव्यू लिया चेयरमैन DP अग्रवाल सर ने, और जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था इट वाज अराउंड 35 to 40 मिनट्स इंटरव्यू, काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू था। और उन्होंने जो है इनफैक्ट मेरे से ये भी सवाल पूछा कि आप जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं और उसके बाद दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई, तो हाउ डू यू फोरसी योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि सर चाहे मैं कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो, तो मुझे पता है कि सिविल सर्विसेज में रहते हुए मुझे इंडिया का किसी भी पार्ट में जाना पड़ सकता है, एंड आई एम रेडी एंड विलिंग टू डू दैट। तो देन उन्होंने और भी सवाल पूछे। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि इंटरव्यू बोर्ड को आप लोगों को कुछ फेक बोलने की आवश्यकता नहीं है। डोंट ट्राई टू बी फूल द इंटरव्यू बोर्ड, बिकॉज द रीज़न इज़ कि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और अगर उनको कुछ अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप सिंपली ये बोल दीजिए कि सर और मैडम आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हैव नॉलेज ऑन द इशू एट प्रेजेंट, अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके बारे में पता करूँगा या पता करूँगी। तो हम्बली एक्सेप्ट कि आपको नहीं पता है, बट डोंट बी सेइंग दैट कि ये हमें मतलब कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए उनके सामने। डोंट ब्लफ, डोंट फेक योरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। जी ओके ओके मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद मैं आपको दिख नहीं रही होंगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, का कुछ प्रॉब्लम के ओके ओके कारण, ओके ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी फॉर दैट। तो मैम सवाल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो एजुकेशन में चेंज आया है, उसका आप क्या कहेंगे, मतलब उसमें कैसी है, क्या है उसपे? तो अगर कैंडिडेट्स ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ा हो, अगर उसके बारे में फॉलो किया हो, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक शिफ्ट जो लाने की कोशिश की गई है वो ये है कि हम जो रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले रट्टा वाला जो लर्निंग था उससे शिफ्ट कर रहे हैं टू कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग। और उसमें जो है LEP लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ट्रेनिंग टू द टीचर्स, LEP,
देन उसमें जो है कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आई थिंक दे आर वेरी मच रेलेवेंट, और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इससे मैं एक इनिशिएटिव हरियाणा में जो लिया गया पिछले 2-3 साल पहले, एक सक्षम हरियाणा, एक इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया, which was also having similar kind of features, जिसमें it was a conceptual based learning। और इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया कि क्लास 5, क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनका एक रैंडम असेसमेंट जब भी हुआ सक्षम हरियाणा के अंदर, एंड देयर वाज अ स्पेशल टीम विच वाज डेप्यूटेड फ्रॉम द हेडक्वार्टर लेवल, और जो हमारे फील्ड में, जो हर जिले में, जो ब्लॉक लेवल में जो एजुकेशन के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी गई। और जब इनकी असेसमेंट्स की गई तो ये देखा गया कि कैंडिडेट्स का जो है लर्निंग लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। सो द ट्रांजिशन, और ये जो मॉडल है सक्षम हरियाणा का, फिर ये नीति आयोग ने, नीति आयोग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। जब मैं झज्जर में थी, एसडीसी झज्जर, इन 2017-18, इनफैक्ट उस टाइम में झज्जर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना पूरी स्टेट में टू बी डिक्लेयर्ड एज सक्षम डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, एंड थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इसमें आई थिंक अपना ओरिएंटेशन चेंज करना होगा, कि जो उनका अभी जो है कि सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं बच्चे को, वो कैसे भी लेके आना है, वो एक शिफ्ट लाने का प्रयास है जी। बहुत अच्छी पॉलिसी है। ओके मैम, काफी सारे लोगों ने पूछा है, जैसे दीपराज जी ने भी पूछा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, पर क्या चीज है जो मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ? लाइक मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना स्टार्ट करूँ, या कौन सी बुक मैं पढ़ूँ? आई एम गोइंग बैक टू माई अर्लियर आंसर कि इट डिपेंड्स कि आप कब से शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपने 11th-12th से शुरू कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहे हैं, या इवन ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की बात किया, तो आपको फिर प्रॉपरली टाइम जो है सिविल सर्विसेज में देना पड़ेगा। और उसमें यही डिपेंड करता है कि आपको वीक सब्जेक्ट क्या लगता है। इफ़ यू आर वीक इन जीएस, जनरल नॉलेज, आप उसका पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे पार्ट्स हैं ना, बहुत वास्ट है। और साथ ही साथ ऑप्शनल भी पढ़ना होगा। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगेन बात वही आएगी कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम दे रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो देखते हुए आप आप कीजिए स्ट्रेटेजी। So just to interrupt you, Niharika, there are some viewers with due respect who are sending me funny smileys. तो अगर किसी को ये सेशन रेलेवेंट नहीं लगता तो यू आर मोस्ट वेलकम नॉट टू ज्वाइन और नॉट टू वॉच दिस लाइव सेशन। अगर किसी को ये लगता है कि ये यूजफुल नहीं है, अगर ये बकवास है, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम नॉट टू वॉच इट, but don't send such kind of reactions, because we are here discussing something really serious and relevant. अगर आप लोगों को relevant नहीं लगता है तो you are most welcome not to be present, right? And this is one thing which as जो आपने मेरे को initially जो सवाल पूछा था कि यूथ को मैं क्या बोलना चाहूँगी, या यूथ को कैसे करना चाहिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूथ to an extent still they need to be more responsible। और काफ़ी चीज़ों में आज का जो यूथ है, if I am talking about 2020 and if I am talking about my own time, 2003 जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो लगभग 15 से 20 सालों में इतना ज़्यादा चेंज आया है सोसाइटी के अंदर। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गई हैं, एंड द हार्ड वर्क which we at our time we have seen our parents doing that hard work, somehow वो सोसाइटी में थोड़ा easily available हो गया because of various reasons, because of more maybe private sector job or whatever, many families have got good amount of money। तो वो जो एक इज्जत मेहनत के लिए होती है, वो जो एक इज्जत मनी
के पैसे के लिए होती है और वो जो इज्जत एक जीवन में मकाम पाने के लिए होती है, वो शायद कहीं ना कहीं एटलीस्ट सिटीज़ में कम होता जा रहा है। और Yes, ma'am. अपने देश के प्रति जो उनका दायित्व है, जो कर्तव्य है, शायद वो भी कम होता जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी यंग इंडियन से, यूथ से यही है कि यू प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो आप जहाँ भी Yes, रहें ma'am. कुछ ना कुछ अच्छा करें एंड डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छा खिला रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छे क्लोथ्स दिलवा रहे हैं, अगर आपकी अच्छी परवरिश कर रहे हैं, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये Yes, आपकी भी ma'am. जिम्मेवारी है कि आप जिस सोसाइटी से ये ले रहे हो, ये उनको आप वापस कीजिए। Return कर. You should not only be taking, you should also be giving, right? Yes, So ma'am. this is my request to all the young people out here that please respect whatever you are getting in your life. और ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको जितना मिल रहा है उतना भी उनको नहीं मिल रहा होगा। If you see, there are some people still begging at the roads, begging at the road signals, या अपना एम्प्लॉयमेंट, अपनी डेली की वेज अर्न करने के लिए भी वो कुछ ना कुछ छोटा छोटा सामान बेच रहे हैं, दे आर at traffic signals. So many Yes, kids are ma'am. still not able to go to the schools despite all kind of government efforts. आज भी पॉवर्टी है हमारे देश में, ठीक है? तो Yes, आपको ma'am. जो मिला है उसको वैल्यू कीजिए और जो आपको मिला है उसको आप सोसाइटी के लिए आगे बेनिफिट के लिए लेके जाइए। एंड आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड फील करेंगे when you do something good for themselves, for the family, for the society, right? So I'm sorry I did that distraction because I actually feel Important जरूरी है. not good because when I see that young people take things not that seriously, and it is totally a kind of a behavior change which we all need to bring amongst all Yes, of ma'am. us. मैम कहीं हद तक जो हमारी यूथ है वो जैसे हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो एनजीओ है द रिस्पॉन्सिबल यूथ, तो हम सब मैम यूथ ही जुड़े हुए हैं और हम जीरो फंड से खुद की पॉकेट मनी जोड़ के हम अभी बच्चों को खाना खिलाना, और जैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे फैमिली थी जिनके पास मास्क नहीं थे, जिनके पास जी चीजें जी नहीं थी, तो वो भी कर रहे। तो इट्स लाइक कि वो यूथ पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज अडॉप्ट करे। चीजें या सिंपल हो गई है पर वो उन पे डिपेंड करता है। तो आई फील ज्यादा ऐसे टाइम वेस्ट करने से बेटर डू समथिंग, जो जैसा मैम ने कहा कि हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, तो अपने अपने हिस्से का आप कुछ ना कुछ, हर एक इंसान कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है या सोसाइटी के लिए। यस डेफिनेटली मैम. ओके मैम, बैक टू द क्वेश्चन। सो सेन जी का सवाल है कि मैम विच मैगजीन टू रीड फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के लिए कौन सी मैगजीन पढ़े हम? सो मैगजीन वही है जैसे जो बेसिक मैगजीन्स होती हैं, एक तो योजना, कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं। उसके अलावा देयर आर वेरियस मैगजीन्स अवेलेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्रगति योगिता दर्पण है, CSR है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है। और अब क्योंकि मेरा बहुत टाइम हो गया मुझे एग्ज़ाम के बारे में दिए हुए, तो अब मुझे लगता है कि अब काफ़ी चेंज आया है। तो आप कुछ भी पढ़ें, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स आर कवरिंग वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। मतलब वो तो आप अपनी कलीग से भी बात करेंगे या ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको ध्यान में रहे और वो आप लिख पा रहे हैं एग्जाम में। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट विच वी ऑल हैव टू टेक इन माइंड। और साथ ही साथ में ऑफकोर्स न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के अलावा जो उसमें एडिटोरियल आते हैं, तो एडिटोरियल जो आते हैं वो आपकी ओपिनियन बिल्डिंग में थॉट प्रोसेस को रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी, आई रिमेंबर आई यूज टू राइट लेटर टू एडिटर। तो हिंदू न्यूज़पेपर में लेटर टू एडिटर मेरा काफ़ी बार पब्लिश हुआ। तो वो लेटर टू एडिटर क्या है कि आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा और आपने उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिया, अपना फीडबैक दिया कि यू एग्री और यू डोंट एग्री, या कोई और पॉइंट जो सोचना है उससे रिलेटेड है। तो मेरे काफ़ी बार उसमें भी छपा, फ्रंट लाइन में भी छपा लेटर टू एडिटर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट
कि आपका ओपिनियन बिल्डिंग थॉट प्रोसेस वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, और वो ही हेल्प करता है आपको मेंस में आंसर लिखने में, और वो ही हेल्प करेगा आपको जो ऐसे पेपर है, स्पेशली ऐसे पेपर को लिखने में प्रॉपरली, बिकॉज एक टॉपिक पे आपको बहुत सारा लिखना होता है, तो वो भी, और साथ ही साथ में आपके इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में भी इट इज़ योर थॉट प्रोसेस दैट विल हेल्प यू। ओके, सुदेश जी का सवाल है मैम कि मैम प्लीज टेल इफ एकेडमिक परफॉर्मेंस मैटर इन यूपीएससी। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स से पास हुआ, या किसी ने मोर देन 70% लिया। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब आप उसको कितनी मेहनत से कर रहे हो और कितनी लगन से उसको कर रहे हो। आई थिंक दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट रादर देन योर पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपके एक्यूमेन अगर बहुत लो है तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मेहनत से कुछ भी चीज़ अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होता। तो वी हैव सीन मतलब कैंडिडेट्स का जिनके इनफैक्ट क्लास 10th में, क्लास 12th में बड़े पासिंग मार्क्स हैं, 40%, 50%, बट उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, टॉप 100 में रैंक लेके आए। तो ऐसे कैंडिडेट हर बैच में होते हैं। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और जब ये हम तैयारी करते हैं उस टाइम की एफर्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन द प्रीवियस बैकग्राउंड। जी मैम। तो हर्षिका जी का भी सवाल है मैम कि शेल वी स्टडी फॉर फर्स्ट प्रीलिम्स और मेंस, इज इट कवर बाय लर्निंग मेंस फर्स्ट? क्या हम नहीं, पहले मेंस पढ़ लें? मैंने ये सवाल 2 बार आंसर कर दिया है। आई थिंक अच्छा। मैंने ये बात बोली कि जी। अ, शुरुआत में प्री और मेंस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स सेम होते हैं, और जब प्रीलिम्स का टाइम आता है तो उस टाइम में आप प्री पे ध्यान दीजिए। तो आई थिंक दिस रिमेन्स द मेन स्ट्रैटेजी विच आई ऑलवेज वुड रिकमेंड। So Okay. Niharika, I think last 5 minutes for us. It's Okay. already 7:25. तो Okay, मैम। मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज देयर वर 2-3 क्वेश्चंस कि मोटिवेटेड जी कैसे जी। रहें, यस और मैम। इसके बारे में। तो मैंने इनिशियली जैसे बोला कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टेइंग पॉजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप डिमोटिवेटेड रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो है अपने आप को कैसे मोटिवेट रखेंगे, वो आपकी हॉबीज़ के थ्रू होगा, या आपके फैमिली से बात करके, या टीवी देख के, या कुछ भी ऐसे वॉक करते हुए, वो ज़रूर कीजिए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस एरिया में अपने गोल को कहीं ना कहीं, जैसे मेरा ये रहता था कि मेरे जो टारगेट्स थे, वीकली टारगेट्स, या वो आई यूज टू राइट देम एंड स्टिक ऑन दी वॉल, या कहीं पे भी मैं यस लगा के मैम। रखती थी, ताकि मुझे वो दिखता रहे कि मुझे ये आज ये करना है, यस कल ये मैम। करना है। ठीक है, तो मैं जो है उस तरीके से करती थी। और साथ ही साथ में अगर बाई चांस आपका सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं भी होता, आफ्टर इवन 2-3 अटेम्प्ट्स, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज डोंट बी डीमोटिवेटेड। Civil services, yeah, for that matter, any kind of government job is not the end of it. There are various people who have qualified civil services, after few years they have resigned. उन्होंने रिजाइन भी किया। हर साल कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, वो ड्यू टू वेरियस रीजंस दे आर रिजाइनिंग एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स। सो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही करें। आप यस मैम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप अपनी एनजीओ कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वहाँ कर सकते हैं, आप बिजनेस में हैं, बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। तो वट एवर इज़ योर सोर्स ऑफ अर्निंग, वट एवर यू आर डूइंग, उससे कहीं ना कहीं आप ज़रूर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। टेक दैट इन टू माइंड, and even if you don't clear civil services, don't be demotivated. There are many more opportunities which will come into your way, और हो सकता है कि उसमें आप और ज़्यादा बेटर कर पाएँ। that is also true. And यस मैम। वन मोर थिंग, मैं हमेशा जब भी मैं यूथ से बात करती हूँ, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारे जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया हमारा बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। एंड इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसका मतलब ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 45 एज ग्रुप में, इट इज़ हाईएस्ट इन आवर कंट्री एट द वर्ल्ड लेवल। तो ये यूथ
का जो ड्रीम्स है, जो यूथ का जो अपना एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को कंटिन्यू रखते हुए, उस एस्पिरेशन पे अपना ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसको आप हमेशा माइंड में रखो। ये हो सकता है कि आज इसमें सक्सेस नहीं मिली, कल हो सकता है किसी और चीज़ में आपको सक्सेस मिले। सो कीप दैट इन टू माइंड, डोंट बी डीमोटिवेटेड। देयर वॉज वन क्वेश्चन आस्क्ड टू मी, वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो। Yes, ma'am. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे 2 kids हैं, आई हैव 2 kids. My younger son is 1 year old and my daughter is 7 years old. तो Okay, मैं ma'am. ये इसलिए बता रही हूँ कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यू नो दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम। Yes. हम ये सोचते Yes, हैं ma'am. कि ऑफ कोर्स देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज which a female has to discharge, you know, in society, like bearing a child, being a mother. वो तो है ही है, but of course, you know, if there is a family support, या if you are determined, तो you can definitely manage both the things. एंड ये प्रायोरिटी है लाइफ में आपको, यू नो देर आर समटाइम्स व्हेन यू विल फील कि आपकी प्रायोरिटी आपके काम के प्रति थोड़ी ज़्यादा है, लाइक इलेक्शन हो गए, कोई डिजास्टर हुआ, या आज के दिन में जो कोविड पेंडेमिक का जो हमारा लेवल था, मई जून तक जो लेवल था, तो उसमें वर्क ऑफ कोर्स हैड दैट प्रायोरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स. But there are some occasions in life which need you more as a family person. So that recognizing that fact and maintaining that work-life balance, ठीक है, that is very important. और ये हम सबको irrespective of being a male or a female, we all should do, because family is the institution which will always be with you. आप जिस भी पोजीशन में पहुंच जाएं, आपके फ्रेंड्स साथ में दे ना दें, आपकी फैमिली हमेशा साथ रहेगी, आपके बच्चे, आपके स्पाउस बहुत हमेशा रहेंगे. And I am thankful to my husband. He is an IRS officer and he has been very supportive throughout my journey. Okay, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. आपने अपने इतने सारे बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला है और बहुत Thank you, सारी आपने Niharika. Thank you And the so last thing is कि we are all celebrating the Independence Day tomorrow. Yes, ma'am. तो यंग इंडियंस, अब आगे हमारे देश का फ्यूचर जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है. और आई एम श्योर कि ये जो इंडिपेंडेंस डे की जो पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन डे, इट इज़ टू बी, यू नो, काइंड ऑफ थॉट ऑफ एवरी डे कि दिस इज़ आवर नेशन एंड हाउ डू वी मेक द नेशन प्राउड ऑफ आवर ओन सेल्फ. ये हमको सोचना है कि हमारे देश को हमारे ऊपर कैसे गर्व हो और हम अपने देश के लिए क्या कर पाएँ. ये आई थिंक हमारे रिस्पॉन्सिबल यूथ जो है उनका सोच होना चाहिए, और कर भी रहे हैं. मैं खुद देख रही हूँ अपने पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स, NGOs, स्पेशली कॉलेज के बच्चे, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने क्रिएट की और वो इस तरीके के अच्छे काम कर रहे हैं सोसाइटी में. स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल शक्ति अभियान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ आगे लेके जा रहा है. यू नो, अवेयरनेस ऑन वेरियस इश्यूज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग से नो टू ड्रग्स और नशा मुक्ति, इन पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब काम कर रही हैं. तो इन पे काम करते रहिए एंड लेट अस ऑल विश कि हमारा जो कंट्री है वो आगे इसी तरीके से प्रॉस्पर करता रहे, आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे. एंड माई बेस्ट विशेज़ to the entire team of the Responsible Youth Foundation and to all the viewers who have joined us today, and even वो भी जो बाद में इसको recorded वीडियो को जो देखेंगे उनको भी मैं बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेस. या Thank you so much. राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद. राइट, थैंक यू. Thank you.